हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IES-GATEWiz। इस वीडियो में स्टील के IS 800 2007 के कोडल प्रोविजंस को डिटेल में क्लॉज वाइज डिस्कस करूंगा। ये सीरीज का पार्ट 2 वीडियो है। पुरानी वीडियोस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं और जिस भी क्लॉज में आप फर्दर आपको कुछ डाउट होता है तो आप क्लैरिफिकेशन के लिए आप कमेंट कर सकते हो। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। सो लेट्स स्टार्ट। सेक्शन 2 बात करता है IS 800 का रिगार्डिंग दी मटेरियल्स। मटेरियल बेसिकली क्या है, जो हम स्टील यूज करने वाले हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन पर्पसेस। तो 2.1 क्लॉज ये कहता है कि जो भी मटेरियल प्रॉपर्टीज इस सेक्शन में दी हुई हैं वो हमारी नॉमिनल वैल्यूज हैं, ठीक है, जो कि आपको कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज मानकर डिजाइन कैलकुलेशंस में यूज करना है। जैसे कि हम RCC के कोड में पढ़ते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, तो यहाँ पर जो ये नॉमिनल वैल्यूज हैं, जो नॉमिनल टर्म यूज हो रहा है वो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज के लिए यूज हो रहा है, जो कि आपको डिजाइन कैलकुलेशंस में यूज करनी है एज पर IS 800 प्रोविजंस। जो 2.2 क्लॉज है ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चरल स्टील के बारे में बात करता है कि जो प्रोविजंस इन दिस सेक्शन यानी सेक्शन 2 में जिस भी स्टील की बात करता है वो स्टील्स जो हैं ये हमारी कॉमनली यूज्ड स्टील्स हैं, जो कि हम स्टील कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं। कोई भी स्ट्रक्चर हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो जो स्ट्रक्चरल स्टील है बेसिकली इट इज डिफरेंट फ्रॉम द स्टील जो कि आप रेनफोर्समेंट स्टील इन RCC मेंबर्स में यूज कर रहे थे। तो बेसिकली स्ट्रक्चरल स्टील वो कैटेगरी है स्टील कंस्ट्रक्शन मटेरियल की जो कि पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन या शेप की रोल की जाती है ऑफ स्पेसिफाइड वैल्यूज ऑफ स्ट्रेंथ एंड केमिकल कंपोजिशन टू अचीव अ डिजायर्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया कि कैसे ये हमारी नॉर्मल रेनफोर्समेंट स्टील से डिफरेंट है। तो जो भी आप स्टील कंस्ट्रक्शन के लिए यूज कर रहे हो वो बेसिकली दो कैटेगरीज में है आपकी। एक है हमारी माइल्ड स्टील जिसको आप स्ट्रक्चरल माइल्ड स्टील बोलते हो। स्ट्रक्चरल वर्ड हम केवल इसलिए यूज कर रहे हैं बिकॉज जो भी हमारी स्टील है इस कोड में दैट इज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चरल पर्पसेस के लिए है। तो माइल्ड स्टील हो गई और एक हमारी हो गई हाई टेंसाइल स्ट्रक्चरल स्टील। ठीक है, ऑल द स्ट्रक्चरल स्टील यूज्ड इन जनरल कंस्ट्रक्शन कमिंग अंडर द परव्यू ऑफ दिस स्टैंडर्ड शैल बिफोर फैब्रिकेशन कंफर्म टू IS 2062। अब जो भी आप स्टील फैब्रिकेट कर, जो भी स्टील आप रोल कर रहे हो, जो भी जिस भी शेप की आप जिस भी सेक्शंस की आप फैक्ट्रीज में बना रहे हो, उसके बाद जब भी ये साइट पर जाएगी फॉर इट्स यूसेज एज द कंस्ट्रक्शन पर्पसेस। अब जब अलग अलग सेक्शंस जाएंगे, सपोज डिफरेंट आई सेक्शंस आप जा रहे हो साइट पे लेकर, तो साइट पे जब आपको कंस्ट्रक्शन करना है तो दैट हैज टू बी फैब्रिकेटेड एंड इरेक्टेड। तो फैब्रिकेशन से पहले एक चीज आपको इंश्योर करनी होगी। क्या इंश्योर करना होगा? ये कि जो भी हमारी IS 2062 की गाइडलाइंस हैं जो कि स्ट्रक्चरल स्टील की बेसिकली प्रॉपर्टीज की बात करती हैं कि हमारी क्या क्या स्पेसिफिकेशंस रिक्वायर्ड हैं स्ट्रक्चरल स्टील की, वो हमारे IS 2062 में दिया हुआ है। अब ये कंफर्म कैसे होगा? दिस हैज टू बी कंफर्म्ड बाय दिस फैक्ट्री। ये फैक्ट्री इंश्योर करेगी कि जो भी स्टील वो रोल कर रही है, जो भी स्टील वो बना रही है कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए, वो IS 2062 के स्पेसिफिकेशन को कंप्लाई करे। तो बेसिकली IS 2062 कोड क्या है? ये हमारा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स स्टील के लिए है, जो कि हमारा हॉट रोल्ड मीडियम एंड हाई टेंसाइल स्ट्रक्चरल स्टील के लिए स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड करता है। बेसिकली इसमें जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं, जो हमारी केमिकल कंपोजिशन रिक्वायर्ड है, जो हमें चाहिए, वो ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हमें इंश्योर करना है सो दैट जो भी डिजायर्ड स्ट्रेंथ है वो हम अचीव कर सकें उस पर्टिकुलर मेंबर की। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। उसका नेक्स्ट क्लॉज ये कहता है कि स्ट्रक्चरल स्टील अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन 2.2 जो हमने अभी बात किया कि जो स्ट्रक्चरल स्टील IS 2062 के स्पेसिफिकेशंस को कॉम्प्लाई नहीं कर रही है, वो स्टील क्या आप यूज कर पाएंगे या नहीं यूज कर पाएंगे, उसके रिगार्डिंग ये क्लॉज है। उसे आप यूज कर सकते हो। अगर वो कंफर्म नहीं कर रहा है IS 2062 के प्रोविजंस को, तो हमें क्या करना होगा? वी हैव टू सुटेबली मॉडिफाई आवर डिजाइन प्रोविजंस और उसके अकॉर्डिंग आप उसे
उस स्टील को यूज कर सकते हो, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस टाइप का फैब्रिकेशन मेथड आप यूज कर रहे हो, ठीक है। अब जब आपकी फैक्ट्री में स्टील बन रही है, ठीक है, तो फैक्ट्री से स्टील, मान लीजिए कंस्ट्रक्शन साइट यानी कंस्ट्रक्शन पे जहां पे आपका फैब्रिकेशन होना है, अब ये फैक्ट्री किसकी हो सकती है, मान लेते हैं ये फैक्ट्री सेल की है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि हमारे स्ट्रक्चरल स्टील बना रही है, ठीक है, अलग अलग सेक्शंस रोल कर रही है। तो जब वो कंस्ट्रक्शन साइट पे कोई भी, मान लीजिए अगर रेलवे सेल से कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ स्टील ले रही है डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस की, तो सेल की जिम्मेदारी है, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेल एज वेल एज द रेलवेज एज अ क्लाइंट, कि वो उससे एक सर्टिफिकेट ले। उस सर्टिफिकेट को बोलते हैं मिल टेस्ट सर्टिफिकेट या मिल टेस्ट रिजल्ट। तो इसी मिल टेस्ट रिजल्ट सर्टिफिकेट को आप MTR या कभी कभी MTC बोलते हैं। तो जो लोग भी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करा रहे हैं, जब भी स्ट्रक्चरल स्टील आती है तो आपको, सपोज आप पाइप्स यूज कर रहे हो, रोल्ड स्टील पाइप्स यूज कर रहे हो, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स यूज कर रहे हो, या रूफ ट्रस इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में काम कर रहे हो, तो जो भी आपकी स्टील आएगी तो आपको, जो भी आपका फैक्ट्री है वहां से आपको मिल टेस्ट रिजल्ट लेना ही लेना है। अब ये मिल टेस्ट रिजल्ट क्या है, ये सेल इस टेस्ट रिजल्ट में ये सर्टिफाई करके देगा कि आपकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं एज पर IS 2062 वो कंप्लाई हो रही हैं या नहीं। अब वो कंप्लाई होने के लिए हमारी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज कुछ केमिकल कंपोजिशन, जो कि हमारे MTR में लिखा रहेगा, ठीक है। तो MTR की मैंने एक फॉर्मेट यहाँ पे लगाया हुआ है, जिसमें कुछ इस तरह से हमारी MTR इशू करती हैं फैक्ट्रीज, जिसमें बेसिकली प्रोडक्ट नंबर रहेगा, उसकी डायमेंशंस रहेंगी, क्रॉस सेक्शनल डायमेंशंस, वेट रहेगी, लेंथ रहेगी सिंगल मेंबर की, और दो कैटेगरीज में हमारी रिपोर्ट रहेगी, केमिकल एनालिसिस एंड मैकेनिकल एनालिसिस। केमिकल एनालिसिस में बेसिकली क्या रहेगा कि स्ट्रक्चरल स्टील बेसिकली आपको पता है कार्बन, मैंगनीज, सल्फर, सिलिकॉन एंड फॉस्फोरस, बेसिकली इन प्राइम कंपोजिशन, इन प्राइम कंपोनेंट से बनी हुई, अलग अलग प्रोपोर्शनिंग होती है इनकी परसेंटेज की, वो मैं भी नहीं डिस्कस कर रहा है यहाँ पे, जो कि IS 2062 के प्रोविजंस में दी है कि किस टाइप की स्टील के लिए, सपोज आप ऑर्डिनरी स्ट्रक्चरल स्टील यूज कर रहे हो, मीडियम स्ट्रक्चरल स्टील यूज कर रहे हो, या हाई टेंसाइल स्टील यूज कर रहे हो, तो उसके डिपेंड के अकॉर्डिंग आपकी ये जो परसेंटेज है वो चेंज हो जाएगी। तो ये चीज कंप्लाई करनी चाहिए IS 2062 के स्पेसिफिकेशन से, डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ स्टील। और कुछ हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज रहेंगी, जिसमें अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ रहेगा, परसेंटेज एलोंगेशन रहेगा, हार्डनेस रह सकता है, और भी यील्ड स्ट्रेंथ हो गई हमारी, आपकी 4P इम्पैक्ट एनर्जी टेस्ट से रिपोर्ट हो गई, मिनिमम परसेंटेज एलोंगेशन मैंने आपको बता ही दिया। तो ये सारी चीज़ें हमारी टेस्ट सर्टिफिकेट में रहेंगी, जो कि हमारा जो फैक्ट्री है वो सर्टिफाई करके देगी। तो जब ये चीज़ें कंप्लाई हो रही हैं तो हम बोलेंगे कि द स्टील इज सपोर्टेड बाय द मिल टेस्ट रिजल्ट। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि अगर स्टील हमारी सपोर्टेड नहीं है मिल टेस्ट रिजल्ट से, इसका मतलब कि इट इज नॉट कंप्लाइंग द प्रोविजंस। मान लीजिए अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ जितनी होनी चाहिए थी वो नहीं आ रही है, तो इट इज सेड दैट इट इज नॉट कंप्लाइंग, वो कंप्लाई नहीं कर रही हमारी स्पेसिफिकेशन के लिए। तो क्या हम उसको यूज कर सकते हैं अपने इंपॉर्टेंट काम के लिए? तो यहाँ पर कोड ये कहता है कि अगर वो सपोर्टेड नहीं है तो हम उसको यूज कर सकते हैं अनइम्पॉर्टेंट मेंबर्स एंड डिटेल्स के लिए। अब ये अनइम्पॉर्टेंट मेंबर्स कौन से होंगे ये हमारा डिजाइनर बताएगा, जो स्ट्रक्चरल डिजाइनर होगा वो बताएगा कि हमारे कौन से मेंबर्स हैं जहाँ पे अगर ये स्टील आ गई तो आप किन मेंबर्स में इसको यूज कर सकते हो, जहाँ पर डक्टिलिटी और वेल्डेबिलिटी जब वेल्डिंग करेंगे उन मेंबर्स में तो एक्चुअल में वो स्ट्रक्चर एज अ होल उसकी परफॉर्मेंस को हैम्पर नहीं करेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना है आपको। However, such steels may be used in structural system after confirming their quality by carrying out appropriate test in accordance with the method specified in 1608। तो अब आता है जो भी साइट इंजीनियर साइट पे काम करा रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट चीज। अब सपोज आपकी जो टेस्ट रिपोर्ट आ गई वो कॉम्प्लाई नहीं कर रही थी,
ठीक है, तो आप जो भी मेंबर्स ऐसे आए हैं उन पे क्या, आप उन पे एक सैंपल लेंगे और उन सैंपल किस फॉर्म में होंगे, दे आर कट फ्रॉम दी सेक्शन, सपोज आई सेक्शन है तो आप उससे कट कर लेंगे, ठीक है, और इस पर आप टेस्ट परफॉर्म करेंगे। टेस्ट बेसिकली क्या रहेंगे, जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को असेस करने वाले। बेसिकली हम क्या करेंगे, वी विल असेस दी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, और ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो हम डिटरमाइन करेंगे दे विल बी डन एज पर टेस्टिंग प्रोसीजर जो कि गिवन है एज पर IS 1608। तो 1608 हमारा बेसिकली मटेरियल टेस्टिंग, स्टील टेस्टिंग के ऊपर बात करता है, स्पेसिफिकेशंस पर बात करता है और डिफाइन करता है कि हमारी क्या क्या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आप निकाल सकते हो और उनकी क्या प्रोसीजर्स हैं। तो इस कोड के अकॉर्डिंग आप मैकेनिकल प्रॉपर्टीज टेंसाइल टेस्टिंग से निकाल लेंगे और फिर डिसाइड कर सकते हैं कि आप वो यूज़ करेंगे या नहीं यूज़ करेंगे, और कहाँ यूज़ कर सकते हैं वो आपका स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर सजेस्ट करेगा। ठीक है, ये एक एस्पेक्ट हो गया। अब आते हैं जो भी आप स्ट्रक्चरल स्टील कंस्ट्रक्शन पर्पसेस के लिए यूज़ कर रहे हो, बेसिकली उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी वो दो कैटेगरीज में हैं। एक आपकी कैटेगरी है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की और एक कैटेगरी है आपकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है वो प्रॉपर्टीज जो कि आप फिजिकली मेजर कर सकते हो, जैसे कि आपकी डेंसिटी हो गई, आपका मेल्टिंग पॉइंट हो गया, आपकी कंडक्टिविटी हो गई, आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन हो गया, आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो गया और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो गया। ये एज पर कोड ये सजेस्ट कर रहा है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज में है। ठीक है, और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज हैं जो कि आप कैसे डिटरमाइन करेंगे कि हमारी अगर उस स्ट्रक्चरल स्टील या कंपोनेंट पर जब हमारी एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट करेंगी तो उनका क्या बिहेवियर होगा। तो ऐसी प्रॉपर्टीज हम कैसे निकालते हैं, वी अप्लाई सर्टेन काइंड ऑफ फोर्स, और वो फोर्स के एक्शन पर हमारा जो मटेरियल है यानी स्टील है वो कैसे बिहेव कर रही है, और वो बिहेवियर जो है वो परफॉर्मेंस है वो किस टर्म्स में नापा जाएगा, मेजर किया जाएगा, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, वियर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि इंटर्न स्ट्रेंथ में आपकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ हो जाएगी, यील्ड स्ट्रेंथ हो जाएगी, डक्टिलिटी हमारी परसेंटेज एलोंगेशन में हो जाएगी। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं ये हमारी असेसमेंट ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में यूज होंगी। ठीक है, और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं कोड ने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ ग्रेड ऑफ स्टील। ठीक है, अभी ग्रेड ऑफ स्टील की बात करेंगे। बेसिकली हमारे स्ट्रक्चरल स्टील के 3 ग्रेड्स हैं, ग्रेड्स ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, और इन तीनों में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको भी बता देता हूं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उसमें सबसे पहले जो है वो है यूनिट मास ऑफ स्टील, यानी 1 क्यूबिक मीटर ऑफ स्टील का जो वेट है वो आपको डिजाइन में 7850 लेना है, भले ही वो किसी भी ग्रेड की स्टील हो। जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लेना है वो 2 × 10⁵ लेना है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपकी रेनफोर्समेंट स्टील थी और यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल स्टील है दोनों का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बिल्कुल सेम है। ठीक है, जो पॉइजन्स रेशियो लेना है दिस इज 0.3, और ये जो लिमिट है ये हमारी इलास्टिक रेंज में जो हमें डिज़ाइन में लेते हैं पॉइजन्स रेशियो वो है। प्लास्टिक रेंज में अगर हमारी स्टील प्लास्टिक बिहेवियर में आप स्टडी एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हो, डिज़ाइन परफॉर्म कर रहे हो, तो आपकी प्लास्टिक रेंज में जो पॉइजन्स रेशियो है वो आपका स्टील का स्ट्रक्चरल स्टील का 0.5 होता है। ठीक है, तो अगर आपको ई पता है तो आपका इलास्टिक रेंज में आपका पॉइजन्स रेशियो 0.3 है, तो इट मीन्स आपने जो ये रिलेशन पढ़ा है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज इक्वल टू 2G 1 + μ। अब G का सिग्निफिकेंस कहाँ पर आएगा, जब हमारा स्ट्रक्चरल स्टील विल बी सब्जेक्टेड टू टॉर्जन। तो टॉर्जनल फोर्सेस की वजह से यानी टॉर्जनल मूवमेंट की वजह से जब स्ट्रक्चरल स्टील में हमारा जो बिहेवियर है दैट इज वहाँ पर हमें G का यूज़ करना होगा। तो G आप यहाँ पर निकाल लोगे 2 × 10⁵ अपॉन 1.3, इसको डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 0.769 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखना है कि ये जो 5 प्रॉपर्टीज हैं these 5 properties have been classified as the physical properties of structural steel irrespective of its grade। तो आपसे पूछा जाए कि ये ग्रेड पर इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, चाहे वो ग्रेड ए की स्टील हो, चाहे ग्रेड बी की स्टील हो, या ग्रेड सी की स्टील हो,
और जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन लेना है वो आपका 12 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस लेना है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स थे जो आपको ध्यान रखने हैं। अब आते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में। ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज बेसिकली हमारी डिपेंड करती हैं जो भी हमारा स्टील का केमिकल कंपोजिशन है, हमारा रोलिंग मेथोडोलॉजी क्या है, स्टील को हम कैसे रोल कर रहे हैं अपनी फैक्ट्रीज में। ठीक है, रोलिंग थिकनेस क्या है, किस थिकनेस में हम रोल कर रहे हैं स्ट्रक्चरल कंपोनेंट को, हमारा हीट ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजी क्या है, और हमारा स्ट्रेस हिस्ट्री क्या है। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ फैक्टर्स हैं जिसपे हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में बेसिकली हमारा 3 इंपॉर्टेंट चीज हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील के लिए। हम तो अभी बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड स्ट्रक्चरल स्टील जो कि हमारा IS 2062 से गवर्नड है। तो इसमें सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है जो डिजाइन में यूज की जाएगी वो है हमारी यील्ड स्ट्रेंथ, जो कि हमारी यील्ड स्ट्रेस कहलाती है, एंड इट इज डिनोटेड बाई FY। ठीक है, स्ट्रक्चरल स्टील की जो यील्ड स्ट्रेस है इट इज डिनोटेड बाई FY एंड इट इज अ मैकेनिकल प्रॉपर्टी। उसके बाद आती है हमारी जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस है। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है यील्ड स्ट्रेस, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, दिस इज डिनोटेड बाई FU। तो जहां पर आप FU लिखेंगे इट मीन्स वो उसकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है। और तीसरी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है जो कि हमारी डक्टिलिटी डिफाइन करती है स्टील की, दैट इज परसेंटेज, मिनिमम परसेंटेज एलोंगेशन। ठीक है, तो आप इसको कभी कभी लिख लेते हैं परसेंटेज एलोंगेशन। ठीक है, और थ्योरेटिकली इट इज डिटरमाइंड फ्रॉम द लेबोरेटरी टेस्ट्स गिवन बाय द फॉर्मूला 5.65 स्क्वायर रूट ऑफ A0। A0 इज द ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल ऑफ एरिया जिस पर आपने टेंसाइल लोड अप्लाई किया था। ये भी मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन करूंगा। और ध्यान रखना है कि जो परसेंटेज एलोंगेशन है ये हमारा स्टैंडर्ड गेज लेंथ पर टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, ये भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। और फोर्थ जो प्रॉपर्टी है दैट इज द टफनेस। ठीक है, तो ये बेसिकली शॉक एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी जो होगी वो हम स्टील की इस प्रॉपर्टी से निकालते हैं, नॉच टफनेस जिसे बोलते हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज 4P V नॉच इम्पैक्ट एनर्जी। तो आपके बेसिकली FY, FU और आपका परसेंटेज एलोंगेशन, ये जो तीनों प्रॉपर्टीज हैं ये आपकी टेंसाइल टेस्टिंग मेथड से निकल आते हैं। अब जो टेंसाइल टेस्टिंग मेथड्स हैं वो मैंने आपको बताया किस कोड में दिया है, IS 1608। इस कोड से हम टेंसाइल टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं स्टील पर। तो जो भी सेक्शंस रोल हो रहे हैं, ठीक है, जो भी सेक्शंस हमारे रोल हो रहे हैं, मान लेते हैं अगर वो फैक्ट्री में ही हम टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, बेसिकली ये टेस्ट हम करते हैं प्लेट्स पे परफॉर्म करते हैं एक स्टैंडर्ड थिकनेस की। वो थिकनेस अलग अलग हो सकती है। तो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चरल स्टील के लिए हमारा जो ग्रेड है कुछ इस तरह लिखा जाता है, FE का मतलब है हमारा स्टील, 410 का मतलब है 410, इट मीन्स दिस इज द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, A is the grade of steel। ग्रेड ऑफ स्टील को भी मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूं, डिपेंडिंग अपॉन द थिकनेस। तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ थिकनेस ऑफ द दिस एलिमेंट, इसकी थिकनेस T है। तो ये जो थिकनेस है ये 20 mm से कम है तो हमारी जो यील्ड स्ट्रेंथ है वो 250 है। जैसे जैसे थिकनेस आपकी बढ़ रही है आपकी यील्ड स्ट्रेस, जिस पे यील्डिंग स्टार्ट हो रही है स्ट्रक्चरल स्टील की, वो कम होती जा रही है। ठीक है, तो यहाँ 240 थी 230 हो गई। और जो मिनिमम परसेंटेज एलोंगेशन है फॉर ऑल ग्रेड ऑफ स्टील इज 23%। ये आप याद रख सकते हो एज पर स्टैंडर्ड स्ट्रक्चरल स्टील IS 2062। और 4P V नॉच इम्पैक्ट एनर्जी टेस्ट के हिसाब से मिनिमम जो 27 जो है इम्पैक्ट एनर्जी है लिमिट। तो एक्सेप्ट फॉर नॉच टफनेस के अलावा बाकी तीनों टेस्ट जो है वो हमारे कंडक्टिंग टेंसाइल टेस्ट ऑन सैंपल्स कट फ्रॉम प्लेट्स, जो हमारी प्लेट सेक्शंस रोल हो रहे हैं या सेक्शन, अगर आई सेक्शन है तो आप आई सेक्शन कट करके ही टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो एज पर IS 1608। और जो कॉमनली यूज्ड प्रॉपर्टीज हैं कॉमन स्टील प्रोडक्ट्स की, डिफरेंट स्टील प्रोडक्ट्स आर देयर जो कि रोल किए जा रहे हैं फैक्ट्रीज में, उनकी डिटेल्स अभी मैं आपको बता दूंगा। उससे पहले ये देख लेते हैं जो 3 डिफरेंट ग्रेड ऑफ स्टील्स हैं वो
कहाँ कहाँ कब यूज़ किए जाते हैं। तो जनरल कंस्ट्रक्शन में नॉर्मल कंडीशन में हमारा ग्रेड ए की स्टील यूज़ होती है नॉर्मल कंडीशंस में। जो ए बी सी है इट इंडिकेट्स द ग्रेड ऑफ स्टील। जो ग्रेड बी की स्टील है वो हमारी नॉन क्रिटिकल कंडीशंस में हम यूज़ करते हैं, जहाँ पर टेम्परेचर जो है वो हमारा 0 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, और यूजुअली हम वहाँ प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर ब्रिटल फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और देयर आर चांसेस ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्ट्रेसेस। और जो हमारा थर्ड कैटेगरी की ग्रेड है स्टील की, वो हमारी सबसे ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशंस में यूज़ होती है और जहाँ पर आपकी टफनेस यानी इम्पैक्ट की टेंडेंसी है, जहाँ पर हमारे शॉक्स यानी रिवर एक तरीके से इम्पैक्ट, जहाँ पर जो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स हैं, इंडस्ट्रियल जहाँ पर फैक्ट्रीज इंस्टॉल कर रहे हैं, वहाँ पर ये जनरली स्टील यूज़ की जाती है, जहाँ पर हमारा -40 डिग्री सेल्सियस तक आप इस स्टील को यूज़ कर सकते हो एंड जहाँ पर इम्पैक्ट प्रॉपर्टीज़ हमारी डिज़ायरेबल हैं। ठीक है, उसके बाद जो एक ग्रेड की स्टील होती है हमारी माइक्रो एलॉयड, दूसरी ग्रेड की हमारी स्टील है एज पर मीडियम एंड हाई स्ट्रेंथ स्टील, जिसमें हाई स्ट्रेंथ स्टील में 540B, यहाँ पे जो हाई स्ट्रेंथ की स्टील है वो ग्रेड बी में आती है, जिसमें अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ हमारा 540 न्यूटन पर mm² है, और ये इसकी यील्ड स्ट्रेस, मिनिमम परसेंटेज एलोंगेशन और 4P इम्पैक्ट एनर्जी की हमारी लिमिट्स हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पर मैंने गेज लेंथ को डिफाइन किया है कि जो आप IS 1608 के हिसाब से टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हो, टेंसाइल टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हो, लेंथ ऑफ सिलेंडर आर प्रिज्मेटिक पोर्शन ऑफ टेस्ट पीस ऑन विच एलोंगेशन शैल बी मेजर्ड। तो यहाँ पे जो भी आप टेस्ट स्पेसिमेन ले रहे हो, यहाँ पे सेक्शन में अगर, तो ये हमारी स्टैंडर्ड गेज लेंथ है और इस पे जो हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ये है। तो आपको जो परसेंटेज एलोंगेशन निकालना है वो ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया के टर्म्स में निकालना है, जो कि आप 5.65 रूट A0 से निकाल रहे हो, ना कि हमारा जो नेकिंग या फेलियर के टाइम हमारा चेंज्ड डायमीटर है वो। अगर हम यहाँ पे सर्कुलर एलिमेंट ले रहे थे तो ओरिजिनल डायमीटर स्मॉल d था, जो कि आपको कैलकुलेशन में यूज़ करना है। ठीक है, और ये कुछ हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, टेंसाइल प्रॉपर्टीज़, जो डिफरेंट स्टील प्रोडक्ट्स की कोड ने हमारी दी है। IS 513 के हिसाब से जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमारे बनते हैं, रोल होते हैं, उसमें OD, DD, EDD के हिसाब से डिफरेंट यील्ड स्ट्रेसेस और अल्टीमेट यील्ड स्ट्रेसेस और परसेंटेज एलोंगेशन, ये बेसिकली टेंसाइल प्रॉपर्टी से आप क्या निकाल रहे हो, बिकॉज वी आर अप्लाइंग अ फोर्स, और उसके बाद मटेरियल का बिहेवियर आप देख रहे हो, तो इट मीन्स वी आर डिटरमाइनिंग द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। तो O का मतलब है ऑर्डिनरी, D का मतलब है ड्राइंग, DD का मतलब है डीप ड्राइंग। ये बेसिकली हमारे जो मेथड्स हैं, ये हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में अलग अलग टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं कि हम किस तरह से मेटल को फॉर्म कर रहे हैं। मेटल फॉर्मिंग मेथड्स होते हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में यूज किए जाते हैं। It is one of the most popular metal forming methods available to manufacturer. It involves the use of metal dies. मेटल की डाइज यूज करेंगे, जिसमें जो ब्लैंक शीट्स को हम डिजायर्ड शेप में इन डाइज के थ्रू कन्वर्ट करते हैं। स्पेसिफिकली अगर हमारा जो डेप्थ ऑफ आइटम है जिसको हम क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं, इज इक्वल टू और ग्रेटर दैन इट्स रेडियस, देन द मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस कैन बी कॉल्ड द डीप ड्राइंग। तो DD जो आपको लिखा हुआ है प्रोडक्ट में अगर, तो दिस इज डीप ड्राइंग से मैन्युफैक्चरिंग मेथड से बना है। EDD जो है एक्स्ट्रा डीप ड्राइंग से बना है, D ड्राइंग मेथड से बना है, एंड E इज द ऑर्डिनरी मेथड, एंड S0 इज द ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन ऑफ द एरिया ऑफ द टेस्ट स्पेन। ये इंपॉर्टेंट है, और ये ध्यान रखना है कि इट इज मेजर्ड ओवर द गेज लेंथ। ठीक है, तो दिस वाज सम प्रोविजंस एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ डीप ड्राइंग, कि कैसे हम जो मेटल प्लेट्स है उसको डिफॉर्म कर रहे हैं एज पर ये शेप हमें बनाना था। ठीक है, एंड ये हमारी डाई थी, इस डाई से हमने, ठीक है, ये डाई में हमने मेटल मेल्ट करके भरा, और इस पंच की हेल्प से हमें ये शेप चाहिए था, तो हमने ये रेड में जो शेप है वो यही शेप है जो हमने डीप ड्राइंग मेटल फॉर्मिंग टेक्निक से बनाया है। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह के वीडियोस फर्दर मैं बनाता रहूँगा। थैंक यू।